तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द जीनियस असिस्टेंट का एपिसोड नंबर 5। और जिसने भी इसके आगे के एपिसोड नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकता है। तो चलो आप बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था चिंग के सामने एक फायर मॉन्स्टर आ गया था और चिंग के ऊपर किसी ने नजर भी रखा हुआ था। और अब ये एपिसोड उसकी थोड़ी आगे से शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो फायर मॉन्स्टर अब मर चुका होता है और चिंग की सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है, आपने अपनी दुश्मन की स्किल फायर एलिमेंट को हासिल कर लिया है। और ये देख के चिंग को मुस्कुरा रहा होता है और तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है। अब अपने कॉन्सुलेशन की एबिलिटीज की मदद से अपने बेसिक स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और अब अपने सारे हथियारों पर भी फायर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। और इस तरह वो चिंग के ऊपर नजर रखने वाला बंदा भी ये देख के हैरान होता है और वो मन ही मन कहता है उसने एक मिडिल बॉस के फायर मॉन्स्टर को इतने आसानी से हरा दिया, वो भी इतनी जल्दी। और उसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। वो फायर मॉन्स्टर चिंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी चिंग को अपनी डैगर को उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो फायर मॉन्स्टर अपने हाथों को आगे करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है। और ये टेक्निक के बाद चिंग जल्दी से अपने खंजर को वापस बुला के वहाँ से भागने लगता है। और ये टेक्निक के बाद वो फायर मॉन्स्टर भी चिंग का पीछा करने लगता है और उसके बाद चिंग उसके हर अटैक को डॉज करते हुए उसे एक नदी में गिरा देता है। और इस तरह वो नजर रखने वाला बंदा ये देख के मन ही मन कहता है इस बंदे ने उस मॉन्स्टर को जाल में फंसाने के लिए अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया। और उसके बाद इस बंदे ने उसे बिना हाथ लगाए पानी में गिरा के मार दिया। इस बंदे के लेवल और उसकी हरकतें एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते। अब मैं समझा कैप्टन इस आदमी पर इतने इंटरेस्टेड क्यों थे। और उसके बाद हमें इस आदमी और येरिन की कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। ये बंदा कह रहा होता है क्या आप चाहते हो कि मैं इसका पीछा करूं। और येरिन उससे कहता है उसका बेला टेस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसका लेवल बहुत कम है, इसीलिए मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पीछा करो। अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाता है तो तुम उसकी मदद कर देना। और वो बंदा अभी प्रेजेंट में कहता है अगर हम उसे ग्रो करने में मदद करें तो हमारे ब्लू आई गिल के लिए बाद में बहुत मददगार साबित होगा। और उसके बाद चिंग उस जगह से निकल जाता है। और ये देखने के बाद वो बंदा उसका पीछा करते हुए कहता है मुझे भी इसका पीछा करना होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंग एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर अपना एक बैरियर बना के उस अटैक को रोक देता है। और उसके बाद हम देखते हैं चिंग 3 जायंट से लड़ रहा होता है। और उसके बाद चिंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है इनकी डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। और उसके बाद हमें इन 3 जायंट मॉन्स्टर्स के नाम बताया जाता है। पहले वाला का नाम होता है मिडिल बॉस रियर डिफेंस, दूसरा वाला का नाम होता है मिडिल बॉस साइड डिफेंस, तीसरा वाला का नाम होता है मिडिल बॉस फ्रंट डिफेंस। और ये तीनों मिल जाते हैं तो अपने सराउंडिंग में एक बहुत ताकतवर बैरियर बना देते हैं। और ये टेक्निक के बाद चिंग उन जायंट मॉन्स्टर से कहता है अच्छा तो तुम लोग टीम बन के एक दूसरे को कवर कर रहे हो। ये टेक्निक के बाद तो मुझे येरिन के बाद याद आ रहा है। और उसके बाद हमें येरिन और चिंग की कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। चिंग येरिन से कह रहा होता है मैं जॉन टेयू के मामले को संभालने के बाद तुम्हें वापस कांटेक्ट करूंगा। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी येरिन उससे कहता है एक मिनट चिन, क्यों मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुमने हमारे साथ फुल टाइम काम करने के बारे में सोचा है। डंजन को साफ करना इतना आसान नहीं है, क्या तुम अकेले ये कर पाओगे। और ये सुनने का बच्चे कुछ देर सोचता है और उसके बाद उससे जवाब देता है मैं फ्री रह के अकेला काम करना पसंद करता हूँ, दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाला पर्सनालिटी ही नहीं है मेरा। और अभी प्रेजेंट में तेज से आगे बढ़ते हुए उन 3 जायंट्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस बैरियर पर इस अटैक से एक खरोच भी नहीं आया होता है। और ये देखने के बाद चिंग तेज से मूव करते हुए टेलीपोर्ट होकर उनके पीछे आ जाता है। और उसके बाद अपने सीस विजन स्किल का यूज करके उनकी विजन्स को ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद साथ ही अपने स्वेलो की स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें कंफ्यूज भी कर देता है। और उसके बाद अपने शॉर्ट डिस्टेंस लिप स्किल का यूज करके पीछे आ जाता है। और उसके बाद उनकी तरफ देखते हुए मन मन कहता है अब यही सही मौका है मेरे उस स्किल का इस्तेमाल करने का। और इससे पहले वो जायंट कुछ समझ पाए, चिंग को अपने सुसानो हैंड का इस्तेमाल करके एक जायंट को पकड़ के अपने पास खींच लेता है। और उसके बाद चिंग उसके नीचे से गुजर के तेज से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और उसके बाद चिंग उनसे कहता है यही कारण है कि मैं टीम के साथ काम नहीं करना चाहता, जब आप अपना ख्याल ठीक से नहीं रख सकते तो टीम का क्या कंटा रखेंगे। और उसके बाद चिंग अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें कंफ्यूज करके आगे की तरफ जाके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस बार वो बैरियर टूट जाता है और एक जायंट के ऊपर वो अटैक लग जाता है। और उसके बाद बिना देरी किए अपनी तलवार में फोर्स लगा के दोनों को एक साथ काट के दूर फेंक देता है। और उसके बाद चिंग के सिस्टम में इन दोनों जायंट्स के मरने की नोटिफिकेशन आ जाता है। और ये देख के वो तीसरा वाला जायंट गुस्से में आ जाता है और तेज से चिंग की तरफ बढ़ने लगता है। और चिंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। और उसके बाद चिंग अपने एलिजेंस स्किल का इस्तेमाल करके अपनी जगह पर अपना क्लोन को बैठा देता है। और उसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर उस जायंट के पीछे आ जाता है, लेकिन इस जायंट को तो इसके बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो एलिजन के ऊपर ही अटैक कर देता है। और उसके बाद वो अटैक चिंग के आर पार चला जाता है क्योंकि वो एलिजन से बना होता है। और उससे पहले जायंट कुछ समझ पाए चिंग को तेज से मूव करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस जायंट का खेल भी यही खत्म हो जाता है। उस मॉन्स्टर के मरने की तुरंत बाद ही चिंग के पास नोटिफिकेशन आ जाता है आपने इस मिडिल बॉस को मार दिया है, आपका एक्सपीरियंस पॉइंट इंक्रीज हो चुका है।
आप अभी लेवल 29 में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद चिंकांगू उस साइन के अंदर से अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है और तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने 3 स्किल हासिल कर लिया है, साइड डिफेंस, रियर डिफेंस, फ्रंट डिफेंस। और अब ये 3 स्किल एक ही स्किल में कंबाइन हो गया है। स्किल का नाम है प्रोटेक्ट बैरियर। और उसके बाद सिस्टम इस बैरियर के बारे में बताता है, एक इंस्टॉलेशन टाइप बैरियर। ये बैरियर जब तक चलता रहता है तब तक इसका ड्यूरेबिलिटी खत्म ना हो जाए। और चिंकांगू एक ताजी बना को खा के ये सब देख रहा होता है और वो कहता है, इंटरेस्टिंग, ये जरूर मेरा बाद में बहुत काम आएगा। और वो चिंकांगू का पीछा करने वाला बंदा ये देख के हैरान होता है और वो अपने मन ही मन कहता है, ये बंदा तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग है। शायद उसे सचमुच किसी टीम की जरूरत नहीं है। अभी मुझे इतने जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, मुझे अभी कुछ देर और उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। जब वो मेन बॉस को ऑलमोस्ट हरा देगा तब मैं उसके ऊपर यकीन करूंगा। और इस तरह हम इस डंजन की मेन बॉस को देखते हैं और चिंकांगू उसी के सामने खड़ा होता है और वो नजर रखने वाला बंदा भी चिंकांगू के पीछे ही होता है। और वो बंदा उनकी तरफ देख के मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। और चिंकांगू उस मेन बॉस से कहता है, आखिरकार मैंने तुमसे मुलाकात कर ही ली। और ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर चिल्लाने लग जाता है और ये देख के चिंकांगू उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है, गुस्से से तुम्हारा खून खोल जाए ये तो मैं चाहता था। और ये सुनने के बाद वो चिल्लाते हुए चिंकांगू के ऊपर फायर वॉल से अटैक कर देता है। और चिंकांगू उन फायर वॉल्स की अटैक को डॉज करते हुए ठीक से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और एक पॉइंट पर जाके आगे निकल के उसके पीछे आ जाता है। और ये देख के वो बॉस मॉन्स्टर शॉक हो जाता है और उसके बाद तुरंत चिंकांगू के ऊपर अटैक कर देता है। और चिंकांगू तेज से मूव करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो मॉन्स्टर दोबारा से अटैक करने के लिए अपने विंड एरोस को तैयार कर लेता है। और ये देखने के बाद चिंकांगू एक ताजी वाना को काटते हुए मन ही मन कहता है, मुझे इसके ऊपर अटैक करने का सही एंगल ही नहीं मिल रहा। और उसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर चिंकांगू के ऊपर उन एरोस से अटैक कर देता है और चिंकांगू उन एरोस को डॉज करते हुए मन ही मन कहता है, मैं इसके करीब जाके इसके ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता क्योंकि इसने मैजिक डिफेंस लगा रखा है। अगर मुझे इस मैजिशियन को मारना है तो मुझे उसके करीब जाना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ अटैक तो जेल ही लूंगा। मैं हूँ इसमें मेरा काफी खून बहेगा और उसका वो सिग्नेचर मूव वो बहुत ताकतवर है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मारा भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इससे निपटने का एक और तरीका है। मुझे लगता है अब तक उसने जो स्किल्स दिखाया है उतना ही है उसके पास, लेकिन अब तक मैंने तो उसे अपना एक ही स्किल दिखाया है और उसे ये भी नहीं पता मेरे पास अभी और क्या स्किल है। और वो बॉस मॉन्स्टर चिंकांगू को उसके अटैक को डॉज करते हुए देख के गुस्सा हो रहा होता है। और इस तरह वो नजर रखने वाला बंदा उनकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, वो दोनों तो एक दूसरे को नुकसान ही नहीं पहुंचा पा रहे, वो दोनों कब से बस एक दूसरे की कमजोरी ही ढूंढने पे लगा हुआ है। और तभी वो उनकी तरफ देखते हुए हैरान हो जाता है। और इस तरह हम देखते हैं वो बॉस मॉन्स्टर बहुत बड़े बड़े फायर बॉल्स को बना रहा होता है। और ये देखने के बाद चिंकांगू उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम तो अभी बहुत गुस्सा हो गए हो, मैंने तो अब तक तुम्हें अपना स्किल भी नहीं दिखाया। और ये सुनने के बाद वो बॉस मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए चिंकांगू के ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देता है। और उसके बाद चिंकांगू तेज से मूव करते हुए उसके हर अटैक को डॉज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। और वो बॉस मॉन्स्टर उसके ऊपर एक और अटैक करने ही वाला होता है। तभी चिंकांगू मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार वो मेरी रेंज में आ ही गया। और ये कहने के बाद अपने सुसानो हैंड का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसे अपने करीब खींच देता है। लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए अभी भी तैयार होता है। और ये देखने के बाद चिंकांगू अपने मन मन कहता है, डैम इट, इसने इस सिचुएशन में भी एक स्पेल को खास कर लिया। और फिर उसके बाद वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन चिंकांगू उस बॉस मॉन्स्टर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा सब कुछ हो गया? और ये टिकने के बाद वो बॉस मॉन्स्टर पे स्माइल करने लग जाता है क्योंकि उसका डिफेंसिव फायरबॉल चिंकांगू के पीछे से आ रहा होता है। और चिंकांगू उस बॉस मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी खुश हो रही हो? और उसके तुरंत बाद ही चिंकांगू अपने हाथ को आगे करते हुए अपने ऊपर एक बैरियर बना देता है। और उसके बाद तो वो फायरबॉल का अटैक चिंकांगू का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। और उसके बाद चिंकांगू तेज से अपनी तलवार को निकाल के उस बॉस मॉन्स्टर की पेट में घुसा देता है। और उसके बाद चिंकांगू कहता है, जल जाओ। और उसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर जलने लग जाता है और वो चिल्लाते चिल्लाते वो बॉस मॉन्स्टर खाक हो जाता है। और उसके बाद चिंकांगू कहता है, ये फायर एलिमेंट स्किल इतना भी बुरा नहीं है। और इस तरह वो नजर रखने वाला बंदा ये देखने के बाद अपने मन ही मन कहता है, इस आदमी ने इस लेवल पर होने के बावजूद एलेसो को मार दिया। लगता है अब मुझे लीडर को रिपोर्ट देने के लिए जाना चाहिए। और इस तरह चिंकांगू के पास एक नोटिफिकेशन आता है, आपने अपनी टारगेट की ब्लड बर्न स्किल को हासिल कर लिया है। और ये टेक्निक के बाद चिंकांगू कहता है, आखिरकार मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है। और उसके बाद वो थोड़ा पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, ओह लगता है वो बंदा भी अब जा चुका है। और उसके बाद उसके पास फिर से नोटिफिकेशन आता है, आपका फिर से लेवल अप हो चुका है, आप इस वक्त लेवल 32 में है और आपने असिस्टेंट क्लास की बेसिक स्किल एक्सेलरेट को हासिल कर लिया है। और चिंकांगू एक ताजी वाना को निकल के खाते हुए कहता है, मैं बहुत आसानी से लेवल अप कर रहा हूँ। और उसके पास दोबारा से एक और नोटिफिकेशन आता है, कॉन्सलेशन मोबाइल वॉरफेयर का मास्टर आपकी स्ट्रेटेजी का बहुत तारीफ कर रहा है। इस कॉन्सलेशन ने आपको कॉन्सलेशन की पावर का छोटा सा टुकड़ा दिया है और आपके एक्सपीरियंस पॉइंट 1.3% से बढ़ गया है। और ये देख के चिंकांगू अपने मन ही मन कहता है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और तभी उसके कॉन्सलेशन से एक नोटिफिकेशन आता है, ये बिना शर्म के बेकार डोनेशन दे रहा है। और तभी उस बॉस की खत्म होने के बाद कुछ
आइटम ड्रॉप होता है और चिंगकंगू उन आइटम्स की तरफ देखते हुए कहता है ये आइटम बाद में मेरा काम आ सकता है। और इस तरह हम शियोन के अपार्टमेंट की तरफ देखते हैं और वहाँ पर हम जूही को देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रहा होता है। बॉस, मैंने चिंगकंगू जिस जगह पर रुका था उस जगह के बारे में पता लगा लिया है। मुझे लगता है हमें उसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी मिल सकता है, लेकिन यहाँ लॉक लगा हुआ है, लेकिन मैं इसे जला के राख कर दूंगा। और इस तरह दूसरे अपार्टमेंट के अंदर हमें एक बंदे को देखते हैं जो उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। और उसके बाद वो बंदा चुपके से शियोन को मैसेज कर देता है इक्लिप्स वाले तुम्हारे अपार्टमेंट पर छानबीन कर रहे हैं, वो लोग यहाँ चिंगकंगू को ढूंढते हुए आए हैं। और उसके बाद हम जूही की बॉस को देखते हैं, वो कह रहा होता है क्या तुम्हें वहाँ चिंगकंगू की ट्रेसेस मिले? और ये सुनने के बाद जूही कहता है सॉरी बॉस, हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला। और उसका बॉस कहता है वो बंदा बहुत चालाक और बहुत सावधान रहता है, इसलिए तो वो बंदा मुझे बहुत पसंद है। और ये सुन के जूही कहता है मुझे पता है बॉस, आप उसके ऊपर इंटरेस्टेड है। और गाइस, ये इंटरेस्ट वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ये इंटरेस्ट एक पावरफुल बंदे को अपने अंदर काम करवाने वाला इंटरेस्ट है। और वो बॉस जूही से कहता है उसका सतर्कता ही उसका गुण है जूही, जो तुम्हें नहीं है। अगर वो बंदा मेरे लिए काम करने आया तो वो तुम्हारा अच्छा कंपटीशन होगा। और जूही अपनी बॉस के मुंह से यह बात सुन के शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन में कहता है क्या वो इंसान मेरा कंपटीशन? और उसका बॉस कहता है क्या तुम लोग को अब तक उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिला? और तभी एक बंदा जूही को कुछ पेपर्स ला के देता है और जूही कहता है हाँ शायद हमें कुछ तो मिला, मुझे अभी पता चला है कि इस घर का ओनर एक हंटर है। और इस तरह हम शियोन को देखते हैं जो किसी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा होता है। और ये देख के वो मैसेज करने लगता है। और हम अपार्टमेंट के अंदर देखते हैं जूही बाहर की तरफ जा रहा होता है और फोन में बात करते हुए कह रहा होता है खुश हो जाओ बॉस, हमें वो बंदा ऑलमोस्ट मिल ही गया है। और उसके बाद हम उन पेपर्स की तरफ देखते हैं जहाँ ब्लू आई गिल लिखा हुआ है और ये ब्लू आई गिल येरिन का है। और मुझे भी पहले येरिन का गिल का नाम नहीं पता था और अभी इसी एपिसोड में मुझे भी पता चला कि येरिन का गिल का नाम ब्लू आई है। और अभी हम चिंगकंगू को देखते हैं जो उस डंजन से बाहर आ चुका होता है और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है एलिसा को मारने के बाद मुझे उसका ब्लड बर्न स्किल मिल गया और वो ड्रॉप किया गया आइटम भी बुरा नहीं था। उस ग्रीन क्रिस्टल को बेच के मुझे काफी पैसा मिलने वाला है। और इसके अलावा मुझे एक बुक भी मिला है, लेकिन ये मेरे क्लास का नहीं है, लेकिन मेरे पास इसे यूज करने का एक तरीका है, इसीलिए मैं इसे अपने पास रखूंगा। और डंजन से काफी दूर जाने के बाद वो कहता है अब तो मैं डंजन से बहुत दूर आ गया हूँ, लगता है मेरे फोन में सिग्नल वापस आ गया होगा। और उसके बाद वो जल्दी से अपने फोन को निकाल के देखने लगता है और उसके बाद उसे शियोन का मैसेज दिखाई देता है मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया है। वो एक्लिप्स वाले इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ आए थे, मुझे लगता है वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और ये देखने के बाद चिंगकंगू स्माइल करते हुए कहता है अच्छा हुआ बेले ही मुझे जानकारी मिल गई, तुम बहुत तेज हो जूही, मुझे नहीं लगा था कोई मेरे बारे में इतनी जल्दी पता लगा लेगा। और उसके बाद अपने मन ही मन में कहता है जैसे कि मैंने शियोन की इंसाइटिंग फ्लावर गिल से एक्सपेक्ट किया था, इसमें कोई शक के बाद नहीं, उनके पास सल्वेशन गिल से ज्यादा गुप्त जानकारी है। अगर एक्लिप्स वाले मेरे पीछे हैं तो वो लोग येरिन तक भी जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने उसके गिल में ज्वाइन होने से मना कर दिया, लेकिन मैं अभी भी उसके लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए उसके पास मेरी जान लेने का ऐसा कोई रीजन नहीं होगा। और वैसे भी वो दोनों गिल डेजॉन के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए वो लोग मेरी जानकारी उन लोगों को नहीं देंगे, इसलिए मैं अपने प्लान के हिसाब से जॉन टीयू का शिकार करने के लिए जाऊंगा। और वो ये सब सोचते सोचते स्टेशन तक पहुंच गया होता है और उसके बाद वो ट्रेन पर चढ़ जाता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है मुझे जॉन टीयू को पकड़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत होगी, मैं पहुंचते ही उससे मिलने जाऊंगा। और इस तरह हम एक बिल्डिंग के सामने एक आदमी को देखते हैं और वो आदमी अपने सर को पकड़ते हुए कहता है मैं ऐसे हालात पर जॉन टीयू को कैसे पकड़ूंगा। और तभी हम उस आदमी की फ्लैशबैक देखते हैं, इस आदमी से एक सूट बूट वाला आदमी कह रहा होता है और इस आदमी के पीछे 3 पुलिस वाले भी होते हैं। इसे देख के लगता है ये कोई पुलिस चीफ होगा। मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूँ, तुम दोनों एक ही गाँव के और वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी है, लेकिन तुम इसे जाने दो। और ये यंपियों की एक्सीडेंट तो हमारे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। और अभी प्रेजेंट में ये आदमी अपने घड़ी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है ये वही जगह है जहाँ वो आखिरी बार आया था। और उसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है और उसके बाद एक रूम के पास जाके उस रूम के दरवाजे को खटखटाने लगता है। और उसके बाद एक आदमी दरवाजा खोलते हुए कहता है कौन है बे? और ये दाढ़ी वाला आदमी कहता है क्या यहाँ कोई मिस्टर जॉन टीयू है? और ये सुन के वो गुस्सा होते हुए कहता है अब वो कौन है बे, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। और ये सुन के वो दाढ़ी वाला कुछ तो कहता नहीं, बस अंदर की तरफ देखता है तो उसे एक गन दिखाई देता है। और उसके बाद वो कहता है क्या तुम एक हंटर हो? और वो बंदा कहता है ओ तो तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि यहाँ एक पिस्तौल है, ये दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये रखा है। आजकल तो हर कोई अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्तौल रखता है। और ये सुनने के बाद वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है सॉरी भाई मुझे माफ कर दो, मैं अब जाता हूँ। और उसकी दरवाजा बंद करने के बाद वो अपने घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है यार लगता है वो भी यहाँ नहीं आया। और इस तरह वो बंदा रूम के अंदर अपना गन को तैयार कर लेता है और उसके बाद धीरे से दरवाजा खोलते हुए स्माइल करते हुए उस दाढ़ी वाले बंदे के ऊपर गन थान देता है। और ये दाढ़ी वाला बंदा भी इसे बाप लेता है और जल्दी से अपनी तलवार निकाल के उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसकी वजह से उस आदमी का गन के साथ उसकी उंगलियां भी खच जाता है। और उसके बाद वो दाढ़ी वाला बंदा उसे गुस्से से कहता है एक गनर मुझे पता होना चाहिए था। और ये देख के
वो बंदा भाग रहा होता है और वो दाढ़ी वाला बंदा उसके पीछे आते हुए कहता है, तुमने तो कहा था ये सेल्फ डिफेंस के लिए है ना, फिर तुम्हें साइलेंसर तो लेना चाहिए था। और ये कहने के बाद उस बंदे की पीछे से एक लात मार देता है और वो बंदा जमीन पर ही गिर जाता है। और उसके बाद अपनी दोनों तलवार को निकाल के उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, तुम्हें जॉन थियो के बारे में जो कुछ भी बताया तुम मुझे जल्दी से बताओ। और ये सुनने के बाद वो आदमी डरते हुए कहता है, मैं उसे एक ही बार मिला हूँ जॉब के सिलसिले में। उसने मुझसे कहा था जो कोई भी उसे ढूंढने आए मैं उसे मार डालूं। मुझे बस इतना बताया कि वो पूरी तरह से अकेला रहता है और उसके साथ कोई ऐसा बड़ा आदमी है जो उसका मदद कर रहा है, लेकिन मैं उस बड़े आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उसके बाद वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है, अच्छा तो पीछे से उसका कोई मदद कर रहा है। और कुछ देर के बाद हम उस आदमी को एक बिल्डिंग के बाहर देखते हैं और वो कह रहा होता है, तो इसीलिए उन्होंने यंग पियोंग में इन्वेस्टिगेशन रोक दिया। तभी उसे किसी की इस तरफ आने की आवाज सुनाई देता है और वो इस तरफ देखता है तो उसे 3 पुलिस वाले दिखाई देता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन कहता है, सियोल की सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ क्या कर रहा है। और उसके बाद वो एक पिलर के पीछे छुप जाता है और अपने मन ही मन में कहता है, अभी मैं वापस नहीं जा सकता, अब मुझे अपने ठिकाने पर वापस चले जाना चाहिए। और वो 3 पुलिस वाले उसी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये देखे वो दाढ़ी वाला बंदा अपने मन ही मन में कहता है, वेल ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी चिन कंगू अचानक से वहाँ आके उन पुलिस वाले से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग सिक्योरिटी एजेंसी वाले हैं? मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक हंटर के ग्रुप ने मुझे लूट लिया। और ये देखे वो दाढ़ी वाला बंदा मौका देके चुपचाप से वहाँ से निकलने लग जाता है। और उसके बाद वो बंदा एक कॉर्नर में आके कहता है, थैंक गॉड मैं लकी था इसलिए मैं बच गया। और चिन कंगू पीछे की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और ये सब उसका ही प्लान था। और कुछ देर के बाद हम एक बुक को निकलते हुए देखते हैं और उसके बाद हम उस दाढ़ी वाले बंदे को देखते हैं। एक्चुअली वो कोई बुक नहीं होता, वो एक एल्बम होता है और वो दाढ़ी वाला बंदा उसे खोल के देख रहा होता है। और उसे देखे वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लग जाता है। उसका दोस्त उससे कह रहा होता है, तो आप सियोल जा रहे हो है ना, और आप सीधे एक लीडर बनने वाले हो। और मैंने सुना है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, आप साल्वेशन गिल्ड के साथ भी मिशन पर जा सकते हैं। और वो दाढ़ी वाला बंदा अपने दोस्त से कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उसका दोस्त उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तुम सियोल को संभालो और यहाँ मैं सब कुछ देख लूंगा। हम जहाँ पर भी होंगे हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे। और वो अभी इन सभी बातों को याद करते हुए उन फोटोज को देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर कोई आता है और ये देख के वो दाढ़ी वाला बंदा कहता है, तुम तो वही आदमी होना जो पहले वहाँ पर था। और हम देखते हैं वो आदमी चिन कंगू होता है। और वो दाढ़ी वाला बंदा उससे कहता है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता। और चिन कंगू कहता है, नाम डोन यू, करंट लेवल 362 के आसपास, सियोल की सिक्योरिटी एजेंसी से। और ये कहने के बाद उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखने के बाद वो दाढ़ी वाला बंदा अपनी तलवार पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया है, या तुम सियोल की सिक्योरिटी एजेंसी से हो। और ये सुनने के बाद चिन कंगू उससे कहता है, नहीं मैं वहाँ से नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताया कि तुम जॉन थियो के शिकार पर हो और मैं भी तुम्हारी तरह ही जॉन थियो को पकड़ना चाहता हूँ, तो मेरे साथ काम करने के बारे में क्या कहते हो। और इस तरह हम येरिन और उस नजर रखने वाले बंदे को देखते हैं। और येरिन कह रहा होता है, ये बहुत शर्म की बात है कि वो हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो कमीशन लेके हमारे साथ काम तो कर रहा है। और मुझे लगता है थोड़ी टाइम के बाद मैं उसे जंग शिवान को रिकमेंड कर सकता हूँ। और तभी उन्हें वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है, ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वापस जाओ। और ये सुनने के बाद येरिन कहता है, ये कौन है ये बदतमीज जो यहाँ शोर मचा रहा है। और उस रूम के दरवाजे को खोल के जूही अंदर आता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जूही को वहाँ देखे कुछ देर के लिए वहाँ शांति हो जाता है। और उसके बाद वो नजर रखने वाला बंदा जूही की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो हंटिंग डॉग है। और उसके बाद येरिन अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की जूही। और जूही तो उससे रिलैक्स होते हुए कहता है, मुझे सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। और उसके बाद येरिन को एक फाइल देते हुए कहता है, तुमने इसे पहले भी कहीं देखा है ना। और येरिन तो उस फाइल में चिन कंगू की फोटो को देख के हैरान हो जाता है। और इस तरह वो दाढ़ी वाला बंदा चिन कंगू से कहता है, हम एक साथ मिलकर क्यों काम करें। और ये सुनकर चिन कंगू उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है जंग थियो को पकड़ने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। तुम सियोल की सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हो है ना, क्या तुम वहाँ अपनी मर्जी से जानकारी हासिल कर सकते हो। मुझे लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यंग पियोंग तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर ये सचमुच तुम लोग की सीमा से बाहर है तो वो सिक्योरिटी एजेंसी वाले यहाँ क्या कर रहे थे, वो लोग तो तुम्हारे साथ टकराने वाले थे। और ये सुनकर डोनियो चिन कंगू से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। और ये सुनकर चिन कंगू कहता है, मैं कहना ये चाहता हूँ जॉन थियो को कोई पावरफुल आदमी सपोर्ट कर रहा है, उस आदमी के सामने एनएसए को भी सावधान रहना पड़ता है। और हमें ये भी नहीं पता कि वो आदमी कौन है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई आदमी है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। और ये सुनकर डोनियो चिन कंगू से कहता है, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो कौन हो सकता है। और चिन कंगू उसके जवाब में कहता है, मेरे हिसाब से वो
वो आदमी चंगुआ गिल्ड से कोई है। और डोनियो ये सुन के हैरान हो जाता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुनना। और चिन खंगू उसे जाते हुए देख के कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन एक सच ये भी है कि हम दोनों जॉन थी को पकड़ना चाहते हैं। अगर कल 6 बजे तुम चौक पर आते हो तो तुम उसे देख सकोगे और ये कोई चाल नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम चेक कर सकते हो। अगर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया तो तुम्हें भी मेरे साथ एक काम करना होगा। और इस तरह जूही येरिन से कह रहा होता है तुमने इस आदमी को पहले भी देखा है ना। और येरिन शिन खंगू की फाइल की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है ये तो शिन क्यों है, इसका मतलब उसका असली नाम शिन खंगू है। अगर उन्होंने हंटिंग डॉग को यहाँ बेचा है तो इक्लिप्स वालों को शिन खंगू के ऊपर काफी दिलचस्पी है। और उसके बाद येरिन जूही को जवाब देते हुए कहता है मैं उसे नहीं जानता। और ये सुनकर जूही गुस्सा होते हुए कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने पहले ही पता लगा लिया है, उसे तुम्हें रिकमेंड किया गया था। और ये सुनकर येरिन अपने सर को पकड़ते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, उसे मुझे रिकमेंड किया गया था, लेकिन हमारी शर्तें मैच नहीं करता था इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद गुस्से से जूही की तरफ देखते हुए कहता है क्या आप तुम समझ गए, अगर तुम्हें फाइट नहीं करना है तो यहाँ से चले जाओ। और ये सुनकर जूही अपने दांत बीचते हुए कहता है अगर ये झूठ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद येरिन उस नजर रखने वाले बंदे से कहता है जूही के ऊपर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को पहचो, हमें उसके हर मूव पर नजर रखने की जरूरत है। अगर हमने शिनक्यू के बारे में उसे नहीं बताया तो हमारा रिश्ता शिनक्यू के साथ बढ़ जाएगा। और इस तरह एक खंडर सी जगह पर हम जॉन थ्यू को देखते हैं, उसको कोई मैसेज कर रहा होता है जॉन थ्यू तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। और ये टेक्निक के बाद वो स्माइल करते हुए कहता है ये बेवकूफ कमीने मेरा पीछे नहीं छोड़ेंगे। और ये कहने के बाद वहाँ से निकलते हुए कहता है क्या उन कमीनों को नहीं पता कि मैं उनकी नजरों के सामने ही छुपा हुआ हूँ। और ये कहने के बाद वो गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से जाने लगता है। और तभी चिन खंगू उसके पीछे से आते हुए कहता है 3 बजने वाला है। और ये सुनकर जॉन थ्यू हैरान हो जाता है। और चिन खंगू कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं तुम्हें इतनी जल्दी ढूंढ लूंगा जॉन थ्यू। और उसके बाद चिन खंगू अपने अफ्रीजल स्किल की मदद से उसकी कॉन्सलेशन के बारे में पता लगा लेता है। फ्रीज ऑफ डार्कनेस इविल लीनिंग कॉन्सलेशन, ये अच्छी झुकाव वाले कॉन्सलेशन की सेवा करने वाले हंटर्स का सामना करते समय कॉम्बैट एबिलिटीज को इम्प्रूव कर देता है। और जॉन थ्यू खुद को काम दिखाने के लिए हंसते हुए चिन खंगू से कहता है शायद तुम्हें गलत फहमी हो गया है, तुम मुझे कोई और समझ रही हो। और तभी चिन खंगू जॉन थ्यू के ऊपर चीज विजन स्किल का यूज कर देता है। और ये देख के जॉन थ्यू उसे जल्दी से डॉज कर लेता है। और उसके बाद जल्दी से अपना स्किल का इस्तेमाल करते हुए चिन खंगू के सामने से तेज से निकल जाता है। और ये देखने के बाद चिन खंगू अपने मन ही मन कहता है उसने सामने से ही मेरे सीज विजन स्किल को आसानी से डॉज कर लिया, उसके पास काफी अच्छी मैजिक रेजिस्टेंस स्किल है। और जॉन थ्यू चिन खंगू की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है क्या ये कमीना इंसान वही है जो मुझे ढूंढ रहा था, इसने मेरी स्किल और मेरे ठिकाने के बारे में पता लगा लिया है, अब मैं इसे जिंदा नहीं रहने दे सकता, मुझे इसे जान से मारना ही होगा। और ये कहने के बाद अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे चाकूस को चिन खंगू की तरफ फेंक देता है। और इस तरह हम जूही को देखते हैं वो एक बंदे को जला के उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालवाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो बंदा रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं नहीं जानता ये चिन खंगू कौन है। और ये सुनने के बाद जूही एक चुटकी बजा के उसे जला डालता है। और उसके बाद वो चिन खंगू की बातों को याद करते हुए कहता है उसने मुझसे कहा था वो मुझसे बाद में कांटेक्ट करेगा, लेकिन वो तो डेज़ोन से ही गायब हो गया। उस दिन ही उसे मेरे बारे में पता चल गया था इसलिए वो वहाँ से भाग गया। और उसके बाद वो अपने बॉस की बातों को याद करता है, उसके बॉस ने कहा था वो उसका अच्छा कंपटीशन होगा। और वो अभी अपनी पैर को पटकते हुए कहता है वो मेरे लिए किसी दुश्मन से अलग नहीं है। और उसके बाद वो गुस्से में डरावनी सी चेहरा बनाते हुए कहता है अगर मास्टर उसे मेरा कंपटीशन समझता है तो मैं उसे मार डालूंगा और मैं मास्टर से कह दूंगा वो मेरे हाथों से गलती से मारा गया और मास्टर मेरी बातों को समझ भी जाएगा। और इस तरह बहुत सारे चाकू चिन खंगू के ऊपर लगना ही वाला होता है। तब चिन खंगू अपना एक बैरियर बना के उन सारे चाकूस के अटैक को रोक देता है। और ये देखने के बाद जॉन थ्यू अपने मन ही मन कहता है यह एक बैरियर, क्या वो एक आशीषन नहीं है। और उसके बाद जॉन थ्यू तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने 3 चाकू को निकाल लेता है और उसके बाद चिन खंगू के ऊपर फेंक देता है। और ये देखे चिन खंगू तेजी से उन अटैक्स को डॉज कर लेता है। और ये देखे जॉन थ्यू मन ही मन कहता है उसकी रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छी है, वो मुझसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे अटैक्स को डॉज करते हुए मुझ पर ऑब्जर्व कर रहा है। और उसके बाद तेजी से चिन खंगू के करीब जाते हुए कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें करीब से मारूंगा। और ये कहने के बाद अपने कुछ चाकूस को निकाल लेता है, लेकिन तभी चिन खंगू अपने सुसानो हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसके बाद अपनी और खींच लेता है। और ये देखे जॉन थ्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिन खंगू अपने खंजर को निकालते हुए तेजी से उसके ऊपर अटैक करके आगे निकल जाता है। और उसके बाद चिन खंगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैंने पहले से उन जगहों पर अपना माना लगा दिया था,
जहाँ मुझे लगा था कि तुम छुप सकते हो। जब भी कोई तुम अपनी मूव करने की कोशिश करते हो मैं साफ साफ देख सकता था कि तुम क्या मूव करने वाले हो। और जॉन तो खुद को संभालते हुए वापस खड़ा होते हुए मन ही मन कहता है, अरे नहीं, अब मुझे पीछे हटना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और चिंग को एक चुटकी बजाते हुए कहता है, भागने का आइडिया बेकार है। और उसके बाद जॉन तो का कर्स एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद चिंग ने जहाँ जहाँ जॉन के ऊपर खड़ लगाया वहाँ से बहुत सारे खून निकलने लग जाता है। और उसके बाद जॉन चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और थरपने लग जाता है। और उसके बाद चिंग धीरे धीरे से जॉन की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखने के बाद जॉन दर्द में खर्राते हुए कहता है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कुत्ते के बच्चे। क्या तुम्हें बताया मुझे सपोर्ट करने वाला कौन है? और ये सुनकर चिंग उससे कहता है, हाँ मुझे बताए, जंगवा गिल्ड से चाय गुआन यूंग। और ये सुनकर जोंग हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें ये कैसे पता? और चिंग ये सुन के कहता है, शायद डाब अब तुम्हें छो जाना चाहिए। और ये कहने के बाद अपने माना से एक रस्सी बना लेता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और अभी भी मेरा हालत बहुत खराब है। मेरा वॉइस रिकॉर्ड तो पहले ही हो गया था लेकिन बस मैं एडिटिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरा हालत खराब हो चुका था। और मैंने ऐसे जैसे करके एडिटिंग किया और आज मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मुझे नहीं पता अगला एपिसोड में कब तक डाल पाऊंगा लेकिन मैं अगले हफ्ते तक तो जरूर डाल दूंगा। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।